ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बूस्टर डोज को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और पुनीत हसीजा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए बिना समय गवाए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बूस्टर डोज की शुरुआत अब देश के अंदर हो चुकी है। लोगों में काफी उत्साह भी इसे देखकर लग रहा है कि लोग जबरदस्त उत्साह में इसको लेकर हैं और यही वजह है कि तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहां पर लोग भारी संख्या में पहुंचे और उन्होंने जो इसके लिए एलिजिबल हैं उन्होंने बूस्टर डोज लगवाई है। कितनी कारगर है ये लोगों को कोरोना से और ओमिक्रॉन से बचाने में? थैंक यू आपका मुझे यहाँ पे डिबेट पे बुलाने के लिए जी। और देखो, अगर कुछ भी कोविड का हमें मालूम है, ये पैंडेमिक सिचुएशन है और ये बिल्कुल नई बीमारी थी जो जिसके लिए हमें सबको जूझना था। जी। और पहले हमारे देश की, जैसे सर ने, डॉक्टर नेहरा सर ने भी बताया कि जैसे कि हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से हमने बहुत अच्छा फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में बहुत अच्छा हमारा रहा है रिपोर्ट कार्ड। और देशों के मुकाबले हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन भी डेफिनेटली कंट्रोल का भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है। मे बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल लेवल पे, प्लस प्राइवेट लोगों की हेल्प से, हॉस्पिटल्स की वजह से हमारा कोविड पे काफी अच्छा नियंत्रण रहा। जी। ये प्रिवेंटिव डोज का जो एक डिसीजन है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है और बाकी देशों में भी देखा गया है इसका कि जो प्रिवेंटिव डोज से जो हॉस्पिटल एडमिशंस के ऊपर काफी रिसर्च किया गया। यूके यूएस में देखा गया कि जिन्होंने भी प्रिवेंटिव डोज अगर लगाई है आफ्टर 9 months ऑफ सेकेंड शॉट, तो हॉस्पिटल एडमिशन में अराउंड 80 to 90% केसेस में रिकवरी रेट बहुत अच्छा था और एडमिशंस में कमी आई है। बूस्टर डोज के बाद हॉस्पिटल एडमिशंस काफी कम हुए हैं और इम्यूनिटी का बूस्टअप अच्छा हुआ है। और उन्होंने ओमिक्रॉन के ऊपर भी इस चीज को रिसर्च किया कि जिनको सेकेंड डोज के बाद बूस्टर लगा है तो उनको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी है और ओमिक्रॉन से लड़ने की उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो उसमें काफी वृद्धि हुई। तो इसलिए इसको हम किसी भी और तरीके से ना लें, एक तरह से सोचे कि इम्यूनिटी बूस्टिंग हमारा ये है तो हमें लगवाना चाहिए जब आपका टर्न आए। पहले तो वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, कुछ लोगों ने अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई है। तो उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि एक वैक्सीनेशन ही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम, जिसके साथ लगा के हम इस कोविड की महामारी से लड़ सकते हैं। वो फर्स्ट डोज लगवाएं, सेकेंड डोज लगवाएं और जब आपकी टर्न आए तो आप बूस्टर डोज भी लगवाएं। तो ये निर्णय बहुत अच्छा है क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो 24 आवर्स एक्सपोज हैं इस वायरस से, तो उनको बूस्टर डोज लगवाने में का टाइम है। और हमारी आईएमए की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी गई थी प्रधानमंत्री जी को और हेल्थ डिपार्टमेंट में कि प्लीज आप बूस्टर डोज के लिए आप हमारे को अलाउ करिए। और वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हमारे प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने ये डिसीजन लिया। और आज हमने भी देखा कि लोगों में बूस्टर डोज लगवाने के लिए काफी उत्साह था। मेरे पास भी काफी फोन आए और कुछ लोगों को हमने खुद लगवाया जाके वैक्सीनेशन। तो ये है कि आपका पोर्टल में एंट्री है, आप अपना फोन नंबर दीजिए। अगर फोन नंबर के हिसाब से जो आपके सेकंड डोज के हिसाब से, अगर आपका मतलब आपके 9 months पूरे हो चुके हैं सेकंड शॉट को, तो आपको इजिली लग रही है, वो लाइन अलग है, बच्चों की लाइन अलग है। और 60+ जितने भी लोग कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं या 60+ जितने भी लोग हैं वो भी लगवाएं। क्योंकि देखिए ये नई चीज है और रिसर्च के बेसिस पे ही हम इसको बता रहे हैं कि हमारे को क्या चीज जरूरत है और क्या चीज हमें करनी चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल नया वायरस था, सबके लिए नया था, ये नहीं सिर्फ इंडिया के लिए, पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड के लिए नया था। तो इसमें हमारे को जैसे जैसे WHO की गाइडलाइंस आती हैं, जैसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कब क्या करना है। तो प्रिवेंटिव डोज जो बोला गया है, प्रिवेंटिव मींस कि ये इसको बूस्टर डोज ना कह के हमारे इंडिया में प्रिवेंटिव डोज कहा गया है। इवन कुछ देशों में बाहर में भी इसको सेकंड डोज, थर्ड डोज, फोर्थ डोज का नाम दे रहे हैं वो लोग। तो इसीलिए ये इसको वही मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा। देखिए लोगों के जहन में भी ये सवाल है, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अब देखिए सरकार ने पहले कहा कि कोरोना की 2 डोज आपको लेनी है, फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज लेनी है, उसके बाद आपको पूरी सुरक्षा मिल जाएगी। उसके बाद अब बूस्टर डोज की बात की जा रही है। अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि ऐसा तो नहीं आने वाले समय में कहा जाएगा कि बूस्टर डोज के अलावा एक और कोई चौथी डोज और लीजिए, उसके बाद ही आप जब ओमिक्रॉन का कोई नया वेरिएंट, भगवान ना करे ऐसा कोई वेरिएंट आए, उसके बाद अगर कोई आता है तो फिर कहा जाएगा कि चौथी डोज लेने की भी जरूरत है। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें करना है तो करना क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। हाँ जी, ये डेफिनेटली लोगों के मन में बहुत बड़ी शंका है। लेकिन हम आपको बता दें, कोई भी जो वैक्सीन है वो उसकी जो इम्यूनिटी है वो 6 to 9 months ही रहती है। तभी तो आप देखो बच्चों को हम हर थोड़े थोड़े दिनों में बूस्टर डोजेस लगवाते हैं। इवन जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका हर साल वायरस म्यूटेट करता है,
तो एवरी ईयर उसका नया वेरिएंट आता है और एवरी ईयर उसकी एक नई वैक्सीन बनती है और उसको हम ईयरली बूस्टर ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम लगवाते हैं। तो उसमें ऐड होते जाते हैं। वायरस है, वायरस की ये नेचर है कि वो अपने आप को म्यूटेट करता रहता है जी। तो बूस्टर डोज तो देखो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें इसके लिए बूस्टर डोज तो डेफिनेटली चाहिए होगा। और 9 मंथ्स के अंदर देखा जाता है अगर किसी को थोड़ा सा भी शक लगता है कि मेरी एंटीबॉडीज लेवल तो बहुत अच्छी है, मैंने ये लगवाता बूस्टर, तो वो अपना एंटीबॉडी लेवल चेक करा सकते हैं। और स्पेशली देखा गया जिनको कोविड हुआ है उनके अंदर भी एंटीबॉडीज लेवल काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी जो हमारी अंदर हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो डेफिनेटली डिक्रीज होती है टाइम के साथ और वायरस में म्यूटेट करता है। तो हमारे को हमेशा प्रिवेंटिव डोज जब भी आए हमें लगवाना है। इसमें ये किसी की बातों पे मत आइए, आप अपने आप को देखिए। और वैक्सीन लगवाने के साथ लोग सोचे कि 100% सुरक्षा होगी, नहीं, उसके साथ उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी फॉलो करना है। उनको मास्क लगाना बिल्कुल भूलना नहीं है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, सैनिटाइजेशन पे ध्यान देना है। क्योंकि आप अगर घर से बाहर जाते हैं आप अपने घर में इन्फेक्शन तो लाएंगे ना। आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और स्पेशली जो 12 से 15 साल का एज ग्रुप है जो अभी इस वैक्सीनेशन कैटेगरी में नहीं आया है, वो अब प्रोन हो जाते हैं। तो उनको इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आपको मास्क पहन के बाहर निकलना है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, ये देखा गया है कि जितने भी अभी भी एडमिशंस हुए हैं उनमें नॉन वैक्सीनेटेड लोग ज्यादा एडमिट हुए हैं और वैक्सीनेटेड लोग विद इन 3 to 5 days ठीक होके अपना रिकवरी में आ गए हैं। इसीलिए WHO ने इस ओमिक्रॉन से क्वारंटाइन का टाइम भी 7 days करा है। अदरवाइज आप देखो फर्स्ट वेव सेकंड वेव में 15-15 दिन का क्वारंटाइन था। तो ये सब रिसर्च जो है वो प्रॉपर रिसर्च को फॉलो करके हमेशा जो भी चीज बोली जाती है या जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, जो भी आगे रिकमेंडेशन दी जाती है, इसमें बहुत रिसर्च करी जाती है। तो इसको फॉलो करना हम सबका धर्म है, क्योंकि अगर हम सब वैक्सीनेटेड होंगे और हम सब की इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा तभी तो हम नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम ठीक नहीं होंगे तो फिर धीरे धीरे ये लॉकडाउन क्लोजर ये सब चलता रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे जल्दी से आए या जल्दी से आए, ये हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीनेशन के साथ जरूर फॉलो करें। खाली वैक्सीनेशन लगा के आप अपने आप को बिल्कुल सोचे मैं वैक्सीनेटेड हूं, मैं मास्क नहीं पहनूंगा, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। पुनीता जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। विजन जी देखिए, ये बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया है और फेज वाइज इसको लगाया जाएगा बूस्टर डोज, क्योंकि सभी को लगनी है। अभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट टाइम वर्कर्स हैं, 16+ जो हैं, 60+ उन लोगों को ये बूस्टर डोज लगाई जा रही है। कितनी बड़ी चुनौती आप सरकार के लिए मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रही है देश के अंदर, प्रदेश में भी इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर देश की बात करें तो कल 4033 मामले अब तक सामने आ चुके हैं कुल मिलाकर। अगर ओमिक्रॉन की संख्या की बात करें, हम ओमिक्रॉन के मामलों की बात करें, हमने देखा कि कल 1,76,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आप सरकार के लिए इसको मान रहे हैं, किस तरीके से इस पर काबू पाया जाएगा? और बूस्टर डोज, क्योंकि अब धीरे धीरे और भी लोगों को लगाने की शुरुआत करनी होगी सरकार को, कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज? देखिए अमित जी, अभी पुनीता जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है सब चीजों को, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं तो उनको जानकारी भी अधिक है जी। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जैसे आपने सवाल किया अमित जी, ये सरकारों के लिए चुनौती तो है ही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, क्योंकि ये तो सिर्फ भारत देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए चुनौती का विषय है। और मुझे लगता है इस विषय में हमें कोई राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। और जहां तक बात है सरकार की तैयारियों की अमित जी, तो चाहे भारत सरकार का विषय हो चाहे वो हरियाणा सरकार का विषय हो, सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारी तैयारियां की हैं। निश्चित रूप से जैसे पुनीता जी ने बताया कि पूरी दुनिया और भारत इस महामारी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, बल्कि जो दूसरी कंट्री है उनमें हमसे ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं थी और हम लोग नहीं कर पाए थे उस तरह की व्यवस्था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय अनिल विज जी ने इन व्यवस्थाओं को बहुत तेजी से सुधारा है। अगर मैं बिंदुवार अगर चर्चा करूं अमित जी, तो अगर मैं ऑक्सीजन बेड को लेकर आपको जानकारी देना चाहूं, तो हमारे पास पहले आप देखिए ऑक्सीजन बेड की संख्या कहाँ होती थी, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 12,719 बेड की हमने व्यवस्था की है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। प्राइवेट की अगर हम संख्या लगाएंगे तो ये संख्या और अधिक पहुंचेगी। आईसीयू बेड कहाँ होते थे हरियाणा प्रदेश के अंदर, आप मुझे बताइए, गिने चुने होते थे, पूरे जिले के अंदर भी शायद एक आदमी नहीं होता था। आज 5,036 हमने आईसीयू बेड जो है ना वो उसकी संख्या की है। इसके साथ साथ बी टाइप जो सिलेंडर बेड है उसकी संख्या भी लगभग 10,000 के आसपास हमने की है हरियाणा प्रदेश के अंदर। अगर मैं वेंटिलेटर्स की बात करता हूँ अमित जी, तो वेंटिलेटर्स की संख्या भी हमने अच्छी संख्या में बढ़ाई है। वेंटिलेटर जहां तक है
लगभग 3150 से अधिक सेकंड वेव के दौरान भी विजय नेहरा जी, मुझे अच्छे से याद है, सेकंड वेव के दरमियान भी आप इसी तरीके से गिनाते थे कि आपकी कितनी तैयारी है, कितने आईसीयू बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, ये सब आप बताते थे, अस्पतालों की स्थिति आप बताते थे। लेकिन सेकंड वेव में हमने देखा कि सारे के सारे जो तैयारियां आपकी धराशायी हो गई। मैं आप ही की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। तमाम राज्यों के हालात कैसे कितने खराब हो गए हम सबने देखा है। तो इसलिए तैयारी आपको और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है, इस बात को आपको याद रखना होगा। WHO भी बार बार चेता रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि ओमिक्रॉन उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, इन्फेक्टेड आपको कर सकता है लेकिन आपको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा, तो ये भी हमारी भूल है, इस भूल में नहीं रहना है। अब अमेरिका में देखने को मिल रहा है कि वहां पर लोग लगातार हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कम पड़ रही है। कई ऐसे देश हैं जहां पर ये ओमिक्रॉन चिंता का विषय बन चुका है, और इसीलिए अब आंकड़े जो आप गिना रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन तैयारी को और ज्यादा दुरुस्त आपको करना पड़ेगा। अमित जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। किसी भी तरह से सरकार या प्रशासन इसको हल्के में नहीं ले रहा है। हमारे डॉक्टर, हमारी सरकार दिन रात इस व्यवस्था को करने में लगी हुई है कि जनता को कम से कम परेशानी होने के साथ साथ इस महामारी से हम अच्छी तरीके से निपट पाए। और जहां तक आपने बात की कि तैयारियों को तेज करना होगा, तो निश्चित रूप से तेज करना होगा, लेकिन पहले से हमने बहुत अधिक व्यवस्थाएं की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो था हमारा, उसकी कितनी शॉर्टेज पहले पड़ी थी। आज 1 लाख से अधिक हमारे पास उसकी उपलब्धता है हरियाणा प्रदेश के अंदर। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो आज किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। इसके साथ साथ पीपीई किट की अगर मैं बात करूं तो वो 20,963 से अधिक की मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। और N95 मास्क की अगर मैं बात करूं अमित जी, तो वो हमारे पास लगभग 4,31,000 की संख्या में आज उपलब्ध है। तो मैं अगर व्यवस्थाओं की बात करूं आपसे, अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करता हूं अमित जी, तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन जो फर्स्ट डोज का है वो अप्रोक्स 2 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुका है और 98% लोगों को लग चुका है। सेकंड डोज की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स लगभग 1.45 CR लोगों को लग चुका है, लगभग 70% लोगों को लग चुका है। अगर मैं टोटल फिगर की बात करता हूं अमित जी, तो आज 3.46 करोड़ जो है ना डोज वो लग चुकी है। तो आप लगाइए कितना बड़ा काम हरियाणा सरकार ने किया है, बहुत कम समय में किया है, तेज गति के साथ में किया है। क्योंकि दोनों डोज जिस व्यक्ति को लगी हुई है उसको नए जो वेरिएंट है उसके संक्रमित की संख्या उसको कम हो जाएगी। और इसीलिए सरकार ने बूस्टर डोज का जो ये नया तरीके से हमने जो एक अभियान चलाया है, इसके माध्यम से जब चलेगा। और इसके साथ साथ हर घर दस्तक अभियान जो हमारी सरकार ने चलाया है, जो अभियान है कि पहले तो हम कह रहे थे हॉस्पिटलों में आने के बाद उनको वैक्सीनेट कर रहे थे, अब घर घर पे जाके हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है वो उनको करने का काम कर रहे हैं। और माननीय अनिल विज जी ने जिस तरह से अभियान चलाया है कि नो मास्क नो सर्विस, अगर मास्क नहीं है आपके पास में तो आपको किसी भी तरह की सर्विस नहीं दी जाएगी। ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया अभियान है। इससे जागरूकता भी फैली है और जनता में एक जागरण का अभियान भी आया। इसके साथ साथ 9 जनवरी को लगभग 42,000 सैंपल हमने लिए थे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, नए जो पॉजिटिव केस हैं वो 5166 कल की डेट में हमारे पास थे। और अगर मैं 8 जनवरी का आंकड़ा आपको बताऊं तो होम आइसोलेशन जो है वो लगभग 13,000 लोग हमने होम आइसोलेट जिनको करके रखा हुआ है। तो हरियाणा प्रदेश के पास में पूरे आंकड़े भी हैं, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर भी हैं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास दवाई है, बेड है, हॉस्पिटल है। ऑक्सीजन प्लांट की जब दिक्कत आई थी पहली और दूसरी महामारी के दौरान, तो ऑक्सीजन प्लांट की मात्रा भी मैं जिस जिले देखिए विजयन जी, आप कह रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में आपके पास डॉक्टर्स भी हैं। पुनीता हसीजा जी, मुझे अच्छे से याद है आप इसी डिबेट में अब से 10-15 दिन पहले आप कह रही थी कि डॉक्टर्स की संख्या में इजाफा होना चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं? लेकिन नेहरा जी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली नीट पीजी के लिए हमने कहा था, जो सेकंड जो हमारे फर्स्ट ईयर पीजी नहीं आए थे तो वो भी काउंसलिंग का डिक्लेयर हो गया है, उनकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर पीजी जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक एस्पेक्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले कांटेक्ट उन्हीं बच्चों का होता है, वही सबसे पहले देखते हैं। सेकेंड ईयर पीजी जो है थोड़ा सा अपना फिर ट्रीट करते हैं, और थर्ड ईयर पीजी एग्जाम में होते हैं। तो आई थिंक वो डॉक्टर्स जो आ जाएंगे वो गवर्नमेंट सेटअप्स के लिए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सबके लिए है। बट ऐसे देखा जाए तो फरीदाबाद में हमारा ESI मेडिकल कॉलेज है, हमारा BK हॉस्पिटल है जी, हमारे पास 9 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, और अराउंड 70 जो हमारे IMA के डॉक्टर्स ने अपने हॉस्पिटल्स करे थे, अपने कोविड केयर में कन्वर्ट कर दिए थे, वो आज की डेट में पूरी तरह से वो तैयार हैं। और अभी उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी ऐसे कोई पेशेंट एडमिट भी नहीं हुए हैं। तो दैट मीन्स कि देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन की जो इन्फेक्शन का स्प्रेड हुआ है वो बहुत ज्यादा है, बट हॉस्पिटल एडमिशंस डेफिनेटली कम है।
और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ऑक्सीजन प्लांट्स का हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी 50 बेड से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब ऑक्सीजन प्लांट्स का ड्राई रन होके सबका चेक हो गया है। और सिविल सर्जन सर, डीसी सर और इन सबसे हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जी। उसमें ही हमें हर रोज का डाटा मिलता है कि कितने पेशेंट एडमिट हुए, कितने की हमारे पास बेड है। और कल से जैसे हमारी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो बीके हॉस्पिटल एंड ईएसआई हॉस्पिटल्स में एक रेफरल प्रॉपर उनके लिए फ्लोर तैयार कर दिया गया है कि ताकि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जैसे छोटे सेटअप्स हैं जहाँ पे ये कोविड केयर सेंटर नहीं बन सकता है क्योंकि वहाँ दूसरे पेशेंट भी हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से बेड वार्ड पूरा तैयार हो गया है और पेशेंट्स का रेफरल भी स्टार्ट हो गया है। और ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड बीके हॉस्पिटल एंड जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके पूरी तरह से हम लोग बिल्कुल तैयार है। और इसी वजह से शायद पिछली बार भी जो सेकेंड वेव में भी फरीदाबाद को पूरे इंडिया में फर्स्ट प्राइज मिला था क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन यहाँ पे प्राइवेट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। तो फरीदाबाद के लिए तो मैं बिल्कुल आपको ये बात कह सकती हूँ कि आपको थर्ड वेव में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट वेव की जो थोड़ी बहुत कमियां हमारे में रह गई थी वो बिल्कुल दुरुस्त कर ली गई हैं और हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत ही अच्छा है। हम रेगुलर मिलते हैं, हमारी रोज मीटिंग होती है, हमें एक एक चीज का पता होता है और हमने कमेटीज भी बना ली हैं। उस कमेटी में हमारे आईएमए के मेंबर्स भी हैं जो हमारे अब प्रेजेंट डॉक्टर दिनेश गुप्ता हमारे आईएमए फरीदाबाद के प्रेसिडेंट बने हैं, वो हैं, प्लस और हमारे पास प्रेसिडेंट उसमें कमेटी में है। और हमें बोला गया कि आप जाके देखिए कि अननेसेसरी एडमिशंस भी ना हो ताकि जिसको जरूरत है उसको टाइम पे बिल्कुल सही बात है। और सेकंड वेव में ऐसा देखने को मिला था अपनी जी, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रही हैं कि जिन लोगों को जरूरत भी नहीं थी, जो नीडी भी नहीं थे, वो भी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए और इससे स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा भयावह हो गई। जिन लोगों को वाकई में जरूरत थी उनको अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिले और जिनको जरूरत नहीं थी वो अस्पतालों के अंदर थे। यही वजह है कि तो इसीलिए कमेटी बनाई गई है ताकि हमारे को मॉनिटर करना है उसको। जी खालिद साहब देखिए, यहाँ पर पुनीता हसीजा जी को आप सुन रहे हैं, विजय नेहरा जी को भी आप सुन रहे हैं, दोनों का ये कहना है कि भाई पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, आगे भी नियंत्रण में रहेगी, पूरी तैयारी है। फिर आपको भरोसा क्यों नहीं होता, कांग्रेस पार्टी को भरोसा क्यों नहीं होता? नहीं शर्मा जी, बात भरोसे की नहीं है। बात आपने देखा होगा कि जब इस देश के अंदर दूसरी लहर से हम गुजरे, देश और प्रदेश में आपने देखा एक त्रासदी के रूप में हमने उस दूसरी लहर को देखा। सरकार के प्रवक्ताओं से, अब सरकार से जुड़े लोगों से आप बात करते थे उस समय भी, तो ये बहुत अच्छे कागजी आंकड़े पेश किए जाते थे। आज हो रहे, हम सबको फिक्र है, आपको फिक्र है और सभी लोगों को फिक्र है कि ये महामारी जो है इससे पूरी तरह से देश के लोगों को सुरक्षित कैसे किया जाए जी। लेकिन आप कागजी आंकड़ों से सुरक्षित नहीं कर सकते। अभी 3 दिन 4 दिन पहले शर्मा जी एक खबर छपती है अमर उजाला में, अमर उजाला अखबार में खबर छपती है, दिल्ली से वो छपती है। वो कहता है कि दोनों डोज लगने के बाद भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और एक खबर कल की आपको बता देता हूं, वो कहते हैं कि 15 से 18 साल के जो स्कूली छात्रों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो अनअप्रूव्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। ये अखबार की आपको आज के मीडिया की बात बता रहा हूं। तो ये जो आंकड़े जुटाने के लिए आनंद फानन में आप जो गलत चीजें करते जा रहे हैं, ये फिक्र पैदा करती है देश और प्रदेश के लोगों के लिए। अन्यथा आपने फरीदाबाद का मैडम ने जिक्र किया, फरीदाबाद का जब दूसरी लहर चल रही थी उस समय एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का नाम लोगों से लूट खसोट के लिए किस तरह से सुर्खियों में है, वो किसी से छुपा नहीं है। किस चैनल पे उसकी खबर नहीं चली। फरीदाबाद, गुड़गामा, ये सब जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनको आपने कोविड केयर सेंटर बनाया था, उनमें एक बहुत बड़ी राशि के दौरान लोगों को इलाज दिया गया। रेमडेसिविर जो एक 3 से 4 हजार का जो सरकारी रेट में मिलता था उसको लाख रुपए तक गया। तो ये चिंताएं हैं शर्मा जी, ये चिंताएं हैं इस देश और प्रदेश के लोगों के लिए, जो आपको भी करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। लेकिन आप आंकड़े जुटाकर, आंकड़े दिखाकर लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, ना ही आपको करना चाहिए। क्योंकि ये इस समय त्रासदियां इस देश के अंदर महामारियां पहले भी आई हैं, लेकिन महामारियों का प्रचार कम, उनके ऊपर काम बहुत ज्यादा हुआ है। लोगों को भरोसा दिलाया, लोगों के अंदर खौफ पैदा नहीं होने दिया गया। लेकिन यहाँ स्थिति अलग तरह से, आपने देखा माइग्रेट जो मजदूर थे किस तरह से सड़कों पर रात दिन भागते फिरते रहे। हालांकि ईश्वर करे ऐसी स्थिति अब नहीं आए और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे देश और प्रदेश के अंदर ऐसी हालत नहीं बननी चाहिए। लेकिन सरकार का ध्यान लोगों को सर्विस के बजाय अपने आंकड़े जुटाने पर, आंकड़े दिखाने पर है। ये चिंता की बात है। अन्यथा लोगों को आप कहते हैं कि हमारा जो साउथ हरियाणा है शर्मा जी, इसमें बड़ी घोषणाएं हुई थी दूसरी लहर के दौरान, कोविड के दौरान, हम यहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगे, हम यहाँ ये करेंगे, बहुत सारे अस्थायी अस्पताल बनाएंगे। सारे अस्थायी
अस्पताल खत्म कर दिए गए हैं, एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया गया है, ये चिंता की बातें हैं। ये सरकार की तैयारियों का जायजा है, सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है। आंकड़ों से नहीं चलेगा शर्मा जी, आंकड़ों से काम नहीं चलने वाला। आंकड़ों की बात करते हैं तो आपने दूसरे क्षेत्रों में जो आंकड़े आपके खिलाफ आ रहे हैं उनको तो कहते हैं कि वो आंकड़े सत्य नहीं है, और ये आंकड़े जो आप कहते हैं कि इनको आप सत्य मान लीजिए, कोरोना के आंकड़ों को आप सत्य मान लीजिए। तो ये चीजें हैं, आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से। ठीक है खालिद साहब, मेरे पास समय की बहुत कमी है। खालिद साहब आपका, डॉक्टर प्रीता जी आपका और मेहरा जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है जो कि काफी अहम मानी जा रही है कोरोना से इस लड़ाई में, ओमिक्रॉन से बचाव में। और इसीलिए हमारी भी आप सभी से ये अपील है कि आप पूरा ध्यान रखें। अगर बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं तो आप बूस्टर डोज जरूर लें, और बाकी कोविड नियमों का पालन आप इसी तरीके से करते रहें जिस तरीके से आपने पहली और दूसरी वेव के दौरान की। जैसे हमने पहले कोरोना को हराया है, इस तरीके से ही, उसी तरीके से हम फिर से कोरोना को हरा पाएंगे, ये हम दावा कर सकते हैं अगर हम कोविड नियमों का ठीक से पालन करेंगे। फिलहाल इतना ही मसला में, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।